धनबाद और कोयलांचल को आप स्वर्ग बना दीजिए और हम लोगों को स्वर्गवासी बना दीजिए। क्या आप लड़ किस चीज के लिए रहे? बुरा नहीं मानिएगा। एकदम एकदम नहीं मानेंगे। बीसीसीएल से कमाई नहीं हो रहा आपको। नमस्कार, मैं उमेश। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के अंतर्गत वो रहता है, लेकिन यह भी प्रश्न आपको जानना पड़ेगा कि समाज आपका है कहाँ। वह किसी पर्यावरण के अंतर्गत है। इस पर्यावरण की चीजों को लेकर मैं कड़े शब्द में निंदा कर रहा हूं। राष्ट्र में बहुत कम ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने आवाज उठाया, तो एक व्यक्ति कोरोना काल जैसे भयावह स्थिति में अपनी जान की बिना परवाह किए प्रकृति के संरक्षण में लगे हुए थे। आइए सबसे पहले मैं आपका उनसे मुलाकात करवाता हूं। आप हैं दीपक जी, धन्यवाद। प्रकृति से प्रेम इनका जाग उठा है। पहले ये राजनीति में थे श्रीमान, कट कैसे मार लिए दीपक जी? देखिए, राजनीति और प्रकृति दोनों एक विपरीत चीज़ है। हम अगर राजनीति पे ही रहते हैं, ठीक है, और अगर प्रकृति पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। ये पाया कि भाई एक छोटा सा एक पत्ता, ठीक है, और उसके ऊपर डस्ट की इतनी बड़ी परत है, तो आम जन जो हम लोग जो रोज सांस ले रहे हैं उसका क्या। मैं देखिए अभी हाल फिलहाल जो है चैतुर्डी में एक आउटसोर्सिंग कंपनी आई, ठीक है, धनसार इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड उस कंपनी का नाम है, ठीक है। अपना उत्खनन कार्य के दौरान मैंने यह पाया कि वह वहाँ पर ये चैतुर्डी कोलियरी और गंजीताण कोलियरी दोनों के बीचों बीच से एक नदी पार करती है जिसका नाम है कतरी नदी। इन्वायरमेंट क्लियरेंस के बिना कई जगहों पर ब्रिज, कई जगहों पर मैं कहूँगा, एक जगह पर तो मुझे लगा कि आपने उसकी लड़ाई लड़ी। आखिर इन्वायरमेंट से बिना परमिशन का ये हो कैसे गया? देखिए, किसी भी माइंस में कोई भी रूल या कोई भी रेगुलेशन के तहत कोई भी जब कार्य होता है तो उसमें जब इन्वायरमेंट क्लियरेंस उसको प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि उसको हर 6 महीने में इन्वायरमेंट जो अपने उस कंपनी ने कमिटमेंट किया है वो क्या कर रही है, तो उसका एक रिपोर्ट वो वहाँ पर देती है और उसमें ये करती है कि भाई किसी भी तरह का कोई भी माइंस में का कोई भी कार्य को अगर चेंज किया जाएगा तो वो बिना इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के अनुमति के बगैर नहीं होगी। लेकिन ये विडंबना है, आप देख लीजिए कतरी नदी पर एक पुल बना लिया गया, अस्थायी पुल, और उसके लिए कोई भी इन्वायरमेंट आपका क्लियरेंस नहीं लिया गया। जब मैंने डीजीएमएस को लिखा तो डीजीएमएस ने सीधा सीधी मुझे ये जवाब दिया कि भैया मैंने 7वें महीने में वहाँ पर विजिट किया हूँ, निरीक्षण किया हूँ, और मैंने पाया कि वहाँ पर एक अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है। ये हैरान करने वाली बात ये है कि जब मैंने बीसीसीएल के इसके आलोक में जब मैंने आरटीआई के द्वारा उससे ये पूछा कि भैया ऐसा आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में कतरी नदी पुल पर क्या किसी अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है, तो बीसीसीएल ने अपने आरटीआई के जवाब में यह कहा कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी अस्थायी निर्माण या अस्थायी पुल का कार्य नहीं किया है। लेकिन डीजीएमएस ने मेरे आरटीआई के जवाब में ये क्लियरली बताया है। और ये आप देख लीजिए, ये आपका डीजीएमएस जो है इसके आलोक में बीसीसीएल आपका प्रबंधक गंजीताण, महाप्रबंधक कतरास क्षेत्र, निर्देशक तकनीकी, इसको एक लेटर भी लिख रहा है कि भैया देखिए वहाँ पर सो एंड सो ऐसा प्रॉब्लम है, इन लोगों ने वहाँ पर पुल बना लिया है। तो बीसीसीएल उसको ये जवाब दे रहा है कि भैया हमने उस पुल पर 3 आदमी को रख दिया है जो वाटर लेवल चेक करेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो हम इस पुल को हटा लेंगे। मतलब हम अपने हिसाब से कोई भी कार्य करेंगे, ऐसा नहीं होता, यह विधि सम्मत नहीं है। आप भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था है, आप भारत सरकार का एक उपक्रम है। अभी का तो जो रेगुलेटरी माइनिंग लॉ है उसको भी ये लोग तो मानते नहीं नहीं मानते हैं। माइंस रेगुलेशन एक्ट 2000 माइंस रेगुलेशन एक्ट 106 में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि वो भी जो आपका जो डंपिंग यार्ड जो है किसी भी पब्लिक प्लेस, रोड, सड़क, ट्रेन, वहाँ से 100 फुट की दूरी में बनानी है। अभी तक समझ में नहीं आया आप लड़ किस चीज़ के लिए रहे? देखिए, सबसे पहली बात है कि बीसीसीएल के द्वारा इन्वायरमेंट और वातावरण के द्वारा जो अनदेखी की जा रही है। बीसीसीएल को आप डस्ट से जोड़ के देख रहे हैं? बीसीसीएल से मैं डस्ट नहीं, बीसीसीएल को मैं बीमारी से जोड़ के देख रहा हूँ। मैं डस्ट नहीं, बीसीसीएल को मैं बीमारी से जोड़ के देख रहा हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? अब बीसीसीएल का दूसरा नाम बीमारी है।
बीसीसीएल का दूसरा नाम जी। भी, बीसीसीएल डॉक्टरों को प्रमोट कर रहा क्या यहाँ? जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि बीसीसीएल का दूसरा नाम हो सकता है कि कुछ डॉक्टर उसमें मिले हुए हैं, मैं इस तथ्य को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बीसीसीएल का दूसरा नाम बीमारी हो चला है। अभी तो एनजीटी का टीम का विजिट हुआ था बागमारा में। देखिए बहुत ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जो एनजीटी के जो टीम आए थे, ठीक है, तो ये क्या होता है ये कि ये जो टीम जो आने वाले होते हैं ये पूर्व निर्धारित होता है, तो इसके ये आरोप लगा रहे हैं आप। जी, पूर्व निर्धारित नहीं रहेगा तो कैसे उस जगह पे वो आएंगे? आप वहाँ के लोकल लोगों से पूछिए कि जब वहाँ पर टीम आती है उसके 5 दिन 4 दिन पहले से वहाँ के लोकल लोगों को यह एहसास होने लगता है, वो लोग बोलने लगते हैं कि जरूर कोई यहाँ पर टीम आने वाला है। तब मैंने क्या किया कि उस समस्या के आलोक में मैंने उस समस्या को कोड करके एक आरटीआई किया। आरटीआई में मैंने यह मांगा कि भाई मेरे कंप्लेन को मतलब रिजेक्ट किया गया है या उस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। अगर एक्शन लिया जा रहा है तो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे प्रोवाइड किया जाए। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बीसीसीएल के द्वारा तैयार करके वहाँ पर संबंधित मंत्रालय को और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को देना होता है। उसके अंदर में क्या होता है कि आपका वहाँ पर माइनिंग करने से वहाँ के लोगों को, वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ के जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ पर क्या क्या नुकसान होगा और उसकी भरपाई के लिए बीसीसीएल क्या क्या कर रही होगी। आपको जान के यह ताज्जुब होगा कि क्लस्टर 4 जैसे जो एरिया वाइज जो होता है उसको ये आपके इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ने क्लस्टर वाइज बांटा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बीसीसीएल एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, तो इसको क्लस्टर वाइज बांटा गया है। तो जब आप देखिए एरिया 4 का आप देखिए या उसको आप यू कह लीजिए, क्लस्टर 4 का आप देख लीजिए, तो उसको इसका 2014 में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंट आपका मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया। उसके तहत 30 साल के अंदर में इसको 23 लाख के लमसम में पेड़ लगाना है। 23 लाख हर क्लस्टर का जो एरिया पड़ता होगा उसके मुताबिक तो पेड़ों की संख्या घटती और बढ़ती भी होगी। जी, अब उसको जैसे जब आप माइंस कर रहे हैं तो हो सकता है कि माइंस के दौरान बहुत सारे पेड़ों को आपको काटना पड़े और जो वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो डैमेज होता है। एनजीटी का क्या काम है आपके मुताबिक? देखिए मेरे हिसाब से एनजीटी का कार्य आप ये देखें कि दिल्ली एक गैस चैम्बर के तौर पे अभी बनाया गया हुआ, वहाँ दिल्ली गैस चैम्बर में परिवर्तित हो गया है, लेकिन एनजीटी वहाँ पर कोई काम नहीं कर रही है। देखिए मेरा ये मानना है या मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ, अभी मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट और संबंधित विभाग को मैं यह लिख रहा हूँ कि जो एनजीटी जो है इससे स्टेट लेवल पर बनाया जाए। देखिए दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड स्टेटमेंट विच ही इज टेलिंग राइट नाउ दैट एनजीटी it's a green tribunal system which is already operated in our country, but the headquarter is in Delhi, but the condition of Delhi which is already known by everyone. भैया जी दिल्ली में है एनजीटी आपका, वहाँ ये हालत है कि लोगों को मास्क गैस चैम्बर वाली स्थिति आ गई। भैया हमको एक बात जानना है दीपक जी, 1200 किलोमीटर दूर के बाद ये एनजीटी संभाल पाएगा हम लोग को क्या कि हम लोग गए? यह कोई भी एक साधारण परिवार का आदमी स्वतः अंदाजा लगा सकता है कि वो वहाँ पर के मुख्यालय को सही ढंग से संभाल नहीं पा रहे हैं। तो 1200 से 1600 किलोमीटर की दूरी के बाद यहाँ पर तय करने के बाद क्या यहाँ पर हो जाएगा? तो रेगुलेट कीजिए। दीपक जी पूछें एक बात। जी 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 जी, बुरा नहीं मानिएगा? एकदम नहीं मानेंगे। बीसीसीएल से कमाई नहीं हो रहा आपको? देखिए जहाँ तक कमाई की बात है, जहाँ तक अरे भाई तो ये सब छेड़छाड़ काहे के लिए बीसीसीएल को कर रहे हैं? कमाई वाली बात है ना ये। पहली बात ये है कि अगर बीसीसीएल से मुझे कमाई करनी होती तो मेरा जो भी पत्राचार होता वो मैं सीएमडी साहब के और डीसी साहब तक ही सीमित रखता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैंने संबंधित विभाग से जो भी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उस पर मैंने संबंधित मंत्रालय पर लिखा है। इवन वहाँ पर सही एक्शन नहीं होने के कारण मेरे लेटर पे कार्य नहीं होने पर मैंने पीएमओ को लिखा। तो अगर मुझे कमाई करना है तो मैं पीएमओ को क्यों लिखूँगा, आप ये बताइए मुझे। और जब पीएमओ पर डिस्टर्ब करना चाहते हैं क्या बीसीसीएल को? देखिए मैं जब एरिया 4 में मेरी एक बैठक एजीएम साहब के साथ हुई तो उन्होंने कहा कि भाई वो बीसीसीएल जो एरिया है उसको स्वर्ग बना रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है आप एक काम कीजिए, धनबाद और कोयलांचल को आप स्वर्ग बना दीजिए और हम लोगों को स्वर्गवासी बना दीजिए। क्या मेरा यही कहना है कि किसी भी पर्यावरण से संबंधित नियम कानून और प्रावधानों के तहत अगर कोई भी कार्य ना कर रहा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। कोई कर रहा है क्या? फिलहाल नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग हाथ पकड़ के करवाएंगे उसको। क्या अगला स्टेप आपका होगा?
देखिए, मेरा अगला स्टेप यही होगा कि सबसे पहले तो मैं अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इस पर एक PIL दाखिल करूंगा या एक ऐसे कमेटी का गठन करूंगा जो कि पर्यावरण के मुद्दों पर मुखर होकर लड़े। लेकिन वो बोलते हैं ना कि मन में जब जज्बात हो और लोगों के प्रति काम करने की भावना मन में जाग गई है कि हमें प्रकृति को बचाना है, तो दीपक जी आज अकेले जरूर हैं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं दीपक जी, कल दिन आपके साथ एक कारवां होगा। जी जी जी। कभी मन में खलता है कि हर चीज़ के लिए लोग यहाँ आवाज़ उठाते हैं, नियोजन के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, रोड के लिए, गली के लिए, लेकिन जिस चीज़ पर हम आश्रित हैं, शुद्ध हवा, वो कहाँ होगा? देखिए, एक विडंबना है कि जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपके पास सारी चीज़ें हों, सारी भौतिक चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो, आपके पास कोई भी स्कॉर्पियो हो, आपके पास कोई भी फॉर्च्यूनर हो, आपके पास बड़ा बंगला हो, सारी ऐशो आराम की चीज़ें हों, लेकिन शुद्ध जल और शुद्ध जो वातावरण जो है, जो आपके पास एक कहा जा सकता है वो ना हो, ठीक है, वायु आपके पास ना हो, तो क्या आप ये ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पीठ पर ढोएंगे क्या? और हमारा कोयलांचल क्षेत्र, यहाँ पर तो हमारा लंग्स ऑलरेडी पहले से BCCL की कृपा के कारण खराब हो गया है। This is the non-controversial statement which he has told right now, and this is our honest commitment that we have to raise the voice and we have to stand always with this kinds of the people who are always thinking in the favor of natural and environmental status. Thank you all for being with us, and I honestly request you भाई साहब, केवल इनकी जिम्मेवारी नहीं,